आज हम समझने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। इस चैप्टर में हम समझेंगे इंडियन रिवर्स के बारे में। रिवर्स कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, रिवर्स में पानी कहाँ से आता है, रिवर्स की इंपॉर्टेंस क्या है और बहुत कुछ जानेंगे इस चैप्टर में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं ड्रेनेज का मतलब। देखो, ड्रेनेज का मतलब होता है बहना, फ्लो करना। तो रिवर के रिलेशन में ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर सिस्टम का मतलब होता है रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्राइब्यूटरीज। देखो, भगवान ने एक रिवर सिस्टम बनाया है। इस रिवर सिस्टम में छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम्स, जिसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, वो एक बड़ी रिवर में मिलती हैं और फिर वो बड़ी रिवर समंदर में जाकर मिल जाती है। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं रिवर सिस्टम। अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? देखो, जैसे हमारे घर में वॉश बेसिन होता है जिसमें हमारे टैप से पानी गिरता है और फिर वो पानी ड्रेन हो जाता है, ऐसे ही जिस एरिया के ऊपर रिवर बहती है, जिस एरिया के ऊपर रिवर ड्रेन होती है, उसे हम रिवर बेसिन कहते हैं। सो वी कैन से एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। जितना भी आप ब्लू कलर का एरिया देख रहे हो ना, ये रिवर का ड्रेनेज बेसिन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है, तो आपका क्या जवाब होगा? चलो मैं आपको बताता हूं। द आंसर इज अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है। अब वाटर डिवाइड क्या होता है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर डिवाइड का मतलब होता है जो वाटर को डिवाइड करता हो। अभी ये फोटो देखो, ये फोटो देवप्रयाग की है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ एक साइड से आ रही है भागीरथी रिवर और दूसरी साइड से आ रही है अलकनंदा रिवर, और आगे जाके दोनों रिवर्स आपस में मिल रही हैं। और बीच में ये पहाड़ी देख रहे हो जिस पर कुछ घर बने हुए हैं, इसको कहते हैं वाटर डिवाइड, क्योंकि इसी की वजह से तो वाटर डिवाइड हो रहा है। तो वाटर डिवाइड का मतलब है एन एलिवेटेड एरिया, यानी उठा हुआ या ऊंचा एरिया, लाइक ए माउंटेन और एन अपलैंड which separates two drainage basins। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवर्स की। देखो, दो तरह की रिवर्स होती हैं। एक टाइप होता है हिमालयन रिवर्स और दूसरा टाइप होता है पेनिनसुलर रिवर। पहले बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है एवरग्रीन, मतलब जो लंबे समय तक एग्जिस्ट करती हो। तो इसका मतलब है कि इन रिवर्स में पूरे साल पानी रहता है। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। और इन रिवर्स में पानी आता कहाँ से है? एक तो स्नो से आता है पानी, ग्लेशियर्स कंटिन्यूसली पिघल रहे हैं और वो पानी रिवर्स की फॉर्म में बहता हुआ नीचे आता है। दूसरा, जब बारिशें होती हैं तो उससे भी रिवर्स में पानी बढ़ जाता है। सो द टू सोर्सेज ऑफ वाटर इन दीज रिवर्स आर स्नो एंड रेनफॉल। अगर मेजर हिमालयन रिवर्स की बात करें तो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र आर द टू मेन रिवर्स। गंगा भी आती है, आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। अब बात करते हैं रिवर्स के कोर्स के बारे में। देखो, हिमालयन रिवर्स निकलती है ग्लेशियर से और एंड में मिल जाती है समंदर में, यानी अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में। अब ग्लेशियर से लेकर समंदर तक का जो रास्ता होता है उसे हम कहते हैं कोर्स। तो हिमालयन रिवर्स के 3 कोर्स होते हैं। इसको 3 कोर्सेज में डिवाइड किया गया है। पहला अपर कोर्स, दूसरा मिडल कोर्स और तीसरा लोअर कोर्स। जब हाई रेंजेस में रिवर फ्लो करती है तो वो अपर कोर्स होता है। फिर थोड़ा नीचे माउंटेन्स पर रिवर आती है तो वो हो गया मिडल कोर्स, और जब प्लेन्स में रिवर आ जाती है तो वो हो गया लोअर कोर्स। अब बताओ, पानी का प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ऑब्वियसली अपर कोर्स में होगा, क्योंकि इतना सारा पानी ग्लेशियर से पिघल कर आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी रिवर का स्लोप काफ़ी हाई होता है और पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है अपर कोर्स में। इस तेज़ प्रेशर की वजह से पहाड़ों और चट्टानों से जो मिट्टी है वो पानी में आ जाती है और वो बहते हुए मिडल और लोअर कोर्स में आ जाती है। तो अपर कोर्स के पानी में तेज़ फोर्स की वजह से बहुत सारा सिल्ट और सैंड पानी में आ जाता है। अब वहीं अगर मिडल कोर्स की बात करें तो यहाँ रिवर का स्लोप थोड़ा कम हो जाता है और लोअर कोर्स पर तो स्लोप बहुत ही कम हो जाता है। रिवर्स बिल्कुल प्लेन्स पर पहुँच जाती हैं। तो जब रिवर्स प्लेन पर आती हैं तो वो मिएंडर्स फॉर्म करती हैं। आपने कभी देखा होगा कि रिवर एक स्नेक की शेप ले लेती है, उसमें बहुत सारे कर्व्स आने लगते हैं। इनको बोलते हैं मिएंडर्स। और कभी कभी क्या होता है कि मिएंडर्स मेन रिवर से कट ऑफ हो जाती है, तो वो पानी मेन रिवर से अलग हो जाता है और उस पानी की एक लेक बन जाती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक्स। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि ये जो राउंड शेप में वाटर बॉडीज हैं, ये ऑक्सबो लेक्स हैं। ये मेन रिवर से कट ऑफ हो चुकी हैं। अब मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक्स क्यों बनते हैं, आई एम अज्यूमिंग आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, सो आई वोंट बी स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट फॉर दिस चैप्टर। तो वापस आते हैं मिडल एंड लोअर कोर्स पे। तो मिडल और लोअर कोर्स में मिएंडर्स फॉर्म होते हैं, ऑक्सबो लेक्स फॉर्म होती हैं और सिल्ट और सैंड अपर कोर्स से बहते हुए
नीचे आता है और लोअर कोर्स के रिवर बेड पे डिपॉजिट होने लगता है। अब अगर इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स की बात करें तो इसमें 3 रिवर्स आती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अगर किसी रिवर के बारे में डिटेल में जानना हो तो हमें पता होना चाहिए कि वो रिवर कहाँ से निकलती है और किस समंदर में ड्रेन होती है, कहाँ से फ्लो करती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, उसका कोर्स कितना बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है और क्या उस रिवर की कोई खासियत है। इन सब के बेसिस पे मैंने तीनों रिवर्स का एक चार्ट बनाया है जिससे आपको सब कुछ याद रखने में बहुत हेल्प होगी। सबसे पहले इंडस की बात करते हैं। देखो, इंडस रिवर बहुत बड़ी रिवर है तो इसका कोर्स भी बड़ा ही होगा। ये रिवर्स कई सारी जगहों से होकर निकलती है, तो ज़रा ध्यान से सुनना। इंडस रिवर निकलती है तिब्बत से, नियर मानसरोवर लेक। वहाँ से ये रिवर वेस्ट में बहते हुए लद्दाख से एंटर करती है। फिर जब ये रिवर कश्मीर पहुँचती है तो वहाँ इस रिवर की 4 ट्रिब्यूटरीज इस रिवर से मिल जाती हैं। इन ट्रिब्यूटरीज के नाम है जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंसा। कश्मीर के बाद ये रिवर बहते हुए पाकिस्तान के गिलजिट और बाल्टिस्तान एरिया में पहुंचती है। फिर ये रिवर पहुंचती है पाकिस्तान के मिठाना कोट में, जहां पर इंडस से 4 और रिवर्स मिलती हैं। इन रिवर्स का नाम है चेनाब, सतलुज, ब्यास और झेलम। इसके बाद ये रिवर ईस्ट ऑफ कराची से बहते हुए अरब सागर यानी अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। तो देखा इस रिवर का कोर्स कितना बड़ा है, तिब्बत से लेकर पाकिस्तान तक। लेकिन इस रिवर का केवल 1/3 से थोड़ा ज़्यादा कोर्स इंडिया में पड़ता है, बाकी सारा कोर्स तिब्बत और पाकिस्तान में पड़ता है। इंडस रिवर की लेंथ है 2900 किलोमीटर्स और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर्स में से एक है। अब बात करते हैं गंगा की। देखो, गंगा की शुरुआत होती है एक हेड स्ट्रीम से जिसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर भागीरथी बहते हुए नीचे आती है और अलकनंदा रिवर से मिलती है। याद है मैंने आपको वाटर डिवाइड की फ़ोटो दिखाई थी जहाँ देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल रही थी। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है रिवर गंगा और फिर यही गंगा बहते हुए अपने लोअर कोर्स में आ जाती है, जो कि हमें हरिद्वार में देखने को मिलती है। हरिद्वार में गंगा बिल्कुल प्लेन्स पे आ जाती है। गंगा कोर्स मोस्टली विद इन इंडिया है और कुछ पार्ट इसका बांग्लादेश में भी आता है। गंगा इंडस रिवर से 400 किलोमीटर छोटी है और इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर्स है। अगर गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो गंगा की 2 तरह की ट्रिब्यूटरीज है, एक हिमालयन ट्रिब्यूटरी और एक पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज में आती है यमुना, घाघरा, कोसी और गंडक। घाघरा, कोसी और गंडक को हम नेपाल हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं। पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज में आती है चंबल, बेतवा और सन। गंगा बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये और रिवर्स के साथ मिल जाती है और इसका नाम हो जाता है मेघना। गंगा रिवर की खासियत यह है कि ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। डेल्टा ट्रायंगुलर शेप्ड फ्लैट लैंड होते हैं जो रिवर के समंदर में ड्रेन होने से पहले बनते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं अपनी 3rd इंपॉर्टेंट रिवर पर जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। इंडस की तरह ब्रह्मपुत्रा भी तिब्बत से निकलती है फ्रॉम ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। अब यहाँ से ये ईस्टवर्ड्स बहती है और हिमालय के पैरेलल चलती जाती है। चलते चलते तिब्बत की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नामचा बारवा नाम की एक जगह है, वहाँ पहुँचती है और यहाँ से रिवर एक शार्प यू टर्न ले लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का कोर्स मोस्टली आउटसाइड इंडिया, थोड़ा सा कोर्स इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और असम में आता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडस रिवर से थोड़ी सी बड़ी है। ब्रह्मपुत्रा रिवर की 2 ट्राइब्यूटरीज हैं, पहला है दिबंग और दूसरा लोहित। ब्रह्मपुत्रा रिवर को अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए गए हैं। तिब्बत में इसे कहते हैं सैंगपो, अरुणाचल में इसे कहते हैं दिहांग, बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना और असम में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है और गंगा की तरह ये भी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दीज 3 रिवर्स। आप वीडियो पॉज करके इस चार्ट को एक बार देख सकते हैं। अब थोड़ी और इंपॉर्टेंट बातें हैं गंगा के बारे में। देखो, जब गंगा प्लेन्स पर आती है तो ये अंबाला से लेकर सुंदरबन तक फ्लो करती है। तो अंबाला से सुंदरबन का डिस्टेंस है 1800 किलोमीटर और इस पूरे 1800 किलोमीटर के रास्ते में बहुत कम स्लोप है।
हर 6 किलोमीटर डिस्टेंस पर 1 मीटर का स्लोप है। तो ये गंगा का कोर्स फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन इज ऑलमोस्ट फ्लैट। अब जहाँ रिवर फ्लैट होती है वहाँ मिएंडर्स बनते हैं, तो अंबाला से सुंदरबन के रास्ते में भी बड़े बड़े मिएंडर्स बनते हैं। गंगा और यमुना का संगम होता है इलाहाबाद में। इनफैक्ट गंगा, यमुना और सरस्वती ये 3 रिवर्स इलाहाबाद में मिलती है। जैसे भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा की। देखो, सुंदरबन डेल्टा को नाम मिलता है सुंदरी ट्री से। सुंदरी ट्री सुंदरबन डेल्टास के पास पाए जाते हैं और ये मार्शलैंड में ग्रो करते हैं। मार्शलैंड मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ दलदल हो। और सुंदरबन डेल्टा इज ऑल्सो द होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर्स। यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिलेंगे। अब गंगा बहते बहते फरक्का नाम की जगह पर पहुँचती है जो कि वेस्ट बंगाल में है। फरक्का इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। फरक्का के बाद से गंगा 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाती है और साउथवर्ड्स बहना शुरू करती है। एक डिस्ट्रीब्यूटरी जिसे हम भागीरथी हुगली कहते हैं, वो साउथवर्ड बहना शुरू करती है थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। अब जो दूसरी मेन स्ट्रीम है वो साउथवर्ड्स बहते बहते बांग्लादेश में पहुंच जाती है और वहां ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। गंगा की 3 हिमालयन ट्राइब्यूटरीज कोसी, गंडक एंड घाघरा नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती हैं। इन रिवर्स की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लड आती है, बट एट द सेम टाइम दे कैरी लॉट ऑफ सिल्ट विच एनरिच द सॉइल एंड हेल्प्स इन एग्रीकल्चर। अब ब्रह्मपुत्रा के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है और फिर शार्प यू टर्न लेके इंडिया आती है। अब तिब्बत इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई प्लेस, ज़्यादा बारिश नहीं होती वहाँ, तो वहाँ इस रिवर में पानी की वॉल्यूम कम होती है और पानी कम होगा तो सैंड और सिल्ट भी कम होगी। लेकिन जब ये रिवर इंडिया एंटर करती है, स्पेशली जब असम में आती है, तो असम में कुछ अच्छी खासी बारिश पड़ती है। तो असम में तो अच्छी खासी बारिश पड़ती है, तो इस रिवर का पानी का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है और साथ ही सैंड और सिल्ट भी बढ़ जाती है। और रेनी सीजन में तो पानी इतना बढ़ जाता है कि इट कॉजेज फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश। अच्छा, ब्रह्मपुत्र रिवर का एक और फीचर है कि जब ये बहती है तो ये ब्रेडेड चैनल बनाती है। ब्रेडेड का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे कुछ गर्ल्स ब्रेडेड स्टाइल में चोटी बनाती हैं, मतलब बालों को क्रिस क्रॉस करके चोटी बनाती हैं, तो ऐसे ही ब्रह्मपुत्रा भी ब्रेडेड चैनल बनाती है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। और साथ ही ये रिवराइन आइलैंड भी बनाती है। जब कोई रिवर छोटे छोटे आइलैंड बनाती है तो उसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा के पानी में, स्पेशली जो इंडियन वाटर्स में है, उस पानी में बहुत सिल्ट और सैंड होता है विच कॉजेज रिवर बेड टू राइज। ब्रह्मपुत्रा रिवर अपने चैनल्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करती है। अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच इन द ईयर 1960। इस ट्रीटी के हिसाब से इंडस रिवर में जितना भी पानी बहता है, इंडिया सिर्फ उसका 20% ही यूज़ कर सकती है। और ये 20% पानी पंजाब, हरियाणा और सदर्न एंड वेस्टर्न राजस्थान में इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। अब हिमालयन रिवर्स के बाद आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स पर। पेनिनसुलर वर्ड बना है पेनिनसुला से। पेनिनसुला का मतलब है एन एरिया ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर। अगर आप इंडिया का सदर्न पोर्शन देखें, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इस एरिया को पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। अब इस एरिया में ये जो रिवर्स निकलती हैं उनको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स की तरह पेनिनसुलर रिवर्स पेरिनियल नहीं होती हैं, ये रिवर्स सीजनल होती हैं और इन रिवर्स में पानी का सोर्स रेन वाटर होता है। ड्राई सीजन में इन रिवर्स में पानी काफ़ी कम हो जाता है। हिमालयन रिवर्स के मुकाबले ये रिवर्स शैलो होती हैं, यानी कम गहरी होती हैं और इनका कोर्स भी शॉर्ट होता है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। लेकिन कुछ रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड से निकलकर वेस्ट में फ्लो करते हुए अरेबियन सी में भी ड्रेन होती है। नाउ सम फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। देखो, पेनिनसुलर रीजन में वेस्टर्न घाट्स आते हैं। जैसे हिमालय, अरावली, शिवालिक जैसे माउंटेन रेंजेस होती हैं, वैसे ही वेस्टर्न घाट्स भी एक माउंटेन रेंज है। इसी वेस्टर्न घाट्स की वजह से पेनिनसुलर रीजन में वाटर डिवाइड होता है। फिर जैसे मैंने बताया था कि मोस्टली पेनिनसुलर रिवर्स
ईस्ट में फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। सिर्फ नर्मदा और तापी ऐसी दो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो वेस्ट में फ्लो करके अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। जब रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं तो उससे पहले वो डेल्टा बनाती हैं। अब ये चार्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट में सारी पेनिनसुलर रिवर्स की इंफॉर्मेशन कवर्ड है। सो टोटल 6 मेन पेनिनसुलर रिवर है जिनका नाम है नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा की। तो नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है और जैसे कि मैंने बताया था कि ये वेस्ट में फ्लो करती है और ये एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। देखो रिफ्ट वैली क्या होती है, जब अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, यानी जब उनमें गैप आ जाता है तो इसकी वजह से अर्थ की सरफेस पर दो पैरेलल क्रैक्स आ जाते हैं और उन क्रैक्स के बीच की जो सरफेस है वो अंदर धस जाती है, अंदर सिंक हो जाती है, तो उससे बनती है रिफ्ट वैली और इसी रिफ्ट वैली में नर्मदा फ्लो करती है। बुक में नर्मदा रिवर की लेंथ नहीं दी हुई है बट इस रिवर की लेंथ लगभग 1312 किलोमीटर्स है। क्योंकि नर्मदा वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है तो इसका ड्रेनेज बेसिन भी वेस्टर्न स्टेट्स में ही होगा। तो नर्मदा पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात से फ्लो करते हुए अरेबियन सी में ड्रेन होती है और जब नर्मदा बहती है तो कुछ बहुत सुंदर दृश्य बनाती है, जैसे कि द मार्बल रॉक्स जो कि जबलपुर के पास है और धौलाधार फॉल्स। अब बात करते हैं तापी रिवर की। तापी रिवर मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुरा रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। ये भी एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है जो नर्मदा के पैरेलल ही होती है बट नर्मदा से काफ़ी शॉर्ट होती है। ये तापी भी वेस्ट में फ्लो करती है और अरेबियन सी में ड्रेन होती है। इसका बेसिन एरिया पड़ता है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। अब अगली रिवर पे आते हैं। नेक्स्ट रिवर इज गोदावरी। इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह रिवर ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से। गोदावरी ईस्ट की तरफ बहती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। गोदावरी रिवर की कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं जिनका नाम है द पूर्णा, द वर्धा, द प्रणहिता, द मंजरा, द वेनगंगा एंड द पेनगंगा। ये सब गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। गोदावरी की खासियत यह है कि ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है जो कि 1500 किलोमीटर्स लॉन्ग है। इंडिया में लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। अगली रिवर पे आते हैं जिसका नाम है महानदी। महानदी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये रिवर भी ईस्ट में बहती है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। इस रिवर की लेंथ है 860 किलोमीटर्स। अगली रिवर है कृष्णा रिवर। यह रिवर महाबलेश्वर के पास एक स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है। यह रिवर भी ईस्ट की तरफ बहती है और महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। इस रिवर की लेंथ है 1400 किलोमीटर्स और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा। हमारी लास्ट रिवर है कावेरी रिवर। गोदावरी की तरह कावेरी रिवर भी वेस्टर्न घाट से निकलती है। ये वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है। ईस्टवर्ड्स फ्लो करते हुए यह रिवर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के कुड्डालोर नाम की जगह से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। बाकी रिवर्स के कंपैरिजन में ये सबसे छोटी रिवर है। इसकी लेंथ सिर्फ 760 किलोमीटर है। कावेरी की 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। और कावेरी रिवर की स्पेशलिटी ये है कि इस रिवर से इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनता है जिसका नाम है शिव समुद्रम वाटरफॉल्स। और इसी के साथ पेनिनसुलर रिवर्स का टॉपिक भी ओवर होता है। आप इस चार्ट को 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ रिवर कंजर्वेशन प्लान्स बनाए गए थे।
एक गंगा के लिए और एक नर्मदा के लिए। देखो कितनी शर्म की बात है कि जिस देश में रिवर्स को भगवान माना जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है, उन रिवर्स में हमने इतनी गंदगी और इतना पॉल्यूशन किया हुआ है। इसी वजह से गवर्नमेंट को रिवर कंजर्वेशन प्लान स्टार्ट करना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम की। नमामि संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है नमस्कार करना। तो नमामि गंगे कंजर्वेशन मिशन है, यानी गंगा को बचाने का मिशन है। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यानी गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिसे गवर्नमेंट ने इन जून 2014 में अप्रूव किया था। इस प्रोग्राम के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, यानी गंगा के पॉल्यूशन को कम करना। दूसरा, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ गंगा, यानी गंगा को और नुकसान से बचाना और फिर से गंगा को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लेके आना। ऐसे ही नमामि देवी नर्मदा प्रोग्राम है, जो कि नर्मदा रिवर को बचाने के लिए और पॉल्यूशन को कम करने के गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का एक मिशन है। नमामि गंगे यूनियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और नमामि देवी नर्मदे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। बस इतना ही फर्क है, बाकी ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप सबको पता ही होगा कि हमारी अर्थ का अबाउट 3/4 ऑफ द एरिया जो है वो सिर्फ पानी है। अब जब इतना सारा पानी है तो ये एनवायरमेंटलिस्ट क्यों चिल्लाते रहते हैं सेव वाटर सेव वाटर? इतना सारा पानी है तो सही पृथ्वी पर, क्या ज़रूरत है पानी बचाने की? ज़रूरत है, क्योंकि सारा पानी पीने लायक नहीं है। क्या हम समंदर का नमकीन पानी पी सकते हैं? नहीं ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पहला, 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। सेकेंड, लेकिन इस 71% का 97% सिर्फ सॉल्ट वाटर है, विच इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और जो बचा हुआ 3% फ्रेश वाटर है, उसका भी 3/4 इज ट्रैप्ड एज आइस। तो देखा जाए तो हमारे पास बहुत बहुत थोड़ा पानी है पीने के लिए, और इस पानी को बर्बाद करने से पहले हम एक बार भी नहीं सोचते हैं। चलो अब हम लेक्स की बात करते हैं। देखो लेक्स कैसे बनती है, काफ़ी सारे रीजंस हैं लेक्स बनने के। पहला है बारिश के पानी इकट्ठा होने से लेक्स बन जाती हैं। दूसरा है ग्लेशियर से जो पानी पिघलता है उससे लेक्स बन जाती हैं। फिर विंड, रिवर और ह्यूमन एक्टिविटी से भी लेक्स बनती हैं। जब हवा चलती है तो इट कैन आइसोलेट बॉडी ऑफ वाटर फ्रॉम द लार्जर बॉडी ऑफ वाटर ड्यू टू इरोजन ऑफ सेडिमेंट्स लेयर्स। फिर रिवर से भी लेक बनती है। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सबो लेक्स कैसे बनती हैं। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज से लेक्स बनती है, ह्यूमंस आर्टिफिशियल लेक्स बनाते हैं, राइट। इसके बाद मीएंडर से लेक बनती है, अगेन ऑक्सबो लेक्स मीएंडर से बनती है। मीएंडर से थोड़ा सा पानी जो कट ऑफ हो जाता है तो एक अलग से लेक बन जाती है, राइट। फिर कोस्टल रीजन्स के अंदर स्पिट एंड बार्स की वजह से लगून्स बनते हैं। लगून्स क्या होते हैं? लगून्स सी के पास सी के पानी से ही बनी हुई एक सॉल्ट वाटर लेक होती है जो सी से सेपरेट हो जाती है। और चिलिका लेक, पुलिकैट लेक और कोलेरू लेक आर सम एग्जाम्पल्स। और फाइनली डैम्स की वजह से भी लेक्स बनती है। डैम बेसिकली एक बहती हुई रिवर के पानी को रोक देता है, जिससे कि एक आर्टिफिशियल लेक बन जाती है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये चैप्टर बस ओवर होने ही वाला है, कुछ मिनट्स और अटेंशन पे करो। अब फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें तो ये हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। इंडिया की लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका नाम है वूलर लेक। वूलर लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। और अगर कुछ फ्रेश वाटर लेक्स की बात करनी हो तो उसमें आती है डल लेक, नैनीताल, भीमताल, लोकताल और बाड़ा पानी। ये लेक्स जब बहुत बड़े एरिया पर होती है तो इनको सीज बोला जाता है, जैसे कि डेड सी, कैस्पियन सी, एरियल सी, राइट। अब लेक्स की इंपॉर्टेंस देखते हैं। लेक्स कई तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ द रिवर। जब रिवर में फ्लड आ जाती है तो रिवर का एक्सेस वाटर लेक में आ जाता है, और जब रिवर में सूखा पड़ता है तो लेक से पानी रिवर में चला जाता है, और इस तरह से लेक्स वाटर फ्लो को रेगुलेट करती है। सेकेंड, लेक वाटर से हाइडल पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। थर्ड, लेक्स की वजह से आसपास का वातावरण थोड़ा ठंडा और सुहावना हो जाता है। फोर्थ, लेक से एक्वेटिक एनिमल्स को रहने की जगह मिलती है, और
लेक से उस जगह की नेचुरल ब्यूटी भी बढ़ जाती है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, लेक से टूरिज्म प्रमोट होता है। आपने देखा होगा जहाँ लेक्स होती हैं जैसे कि नैनीताल में, भीमताल में, वहाँ काफ़ी टूरिस्ट आता है और बोटिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी होती है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर पॉल्यूशन। देखो हमारे देश में इतने लोग हैं और हर किसी की अपनी पानी की ज़रूरत है। वाटर को डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, म्यूनिसिपल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब वाटर की डिमांड ज़्यादा होने के कारण रिवर्स में पानी कम हो जाता है और ऊपर से बाकी बचे हुए पानी में अनट्रीटेड सीवेज जैसे नाले का पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप कर दिया जाता है, जिससे कि रिवर पॉल्यूटेड हो जाती है। गंगा लार्ज सिटीज़ के केवल 20 किलोमीटर तक का वेस्ट हैंडल कर सकती है, लेकिन अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इससे कहीं ज़्यादा वेस्ट रिवर में डंप किया जा रहा है। Alright, so now we have reached to our last topic, which is NRCP. NRCP stands for National River Conservation Plan. Under this plan, Ganga Action Plan (GAP) was launched in 1985. Later, this plan was extended to other rivers also. NRCP के ऑब्जेक्टिव भी वही थे जो नमामि गंगे प्रोग्राम के थे, जैसे कि पहला अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, दूसरा इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द रिवर्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर 3 ड्रेनेज इज़ ओवर। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स। लेक्चर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट शेयर योर फीडबैक। सी यू अनदर टाइम इन अनदर लेक्चर। बाय बाय।